गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा अपना जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में आज जो है आपका लेक्चर 5 है, ठीक है। तो अभी अपन जो है शुरू कर रहे थे, हिटलर का उदय जो है अपन देख रहे थे। तो किस तरह से जो है हिटलर का उदय हुआ, आपको बताया था कल मैंने कि जो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ में जब पहला विश्व युद्ध लड़ा था और जब विश्व युद्ध वो हार गए थे, तो उसके बाद में और उसी विश्व युद्ध में जो हिटलर था वो एक एज ए फौजी के तौर पर वहाँ पे जो है नियुक्त किया गया था। और जब हार गए थे वो युद्ध, तो इसके बाद में जो हिटलर था उसे बहुत ज़्यादा जो है हर्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद में हिटलर ने जो है अपनी एक पार्टी बनाई, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनाई, ठीक है। उसी पार्टी को जो है क्या कहा गया था, नात्सी कहा गया था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखेंगे अपन, नात्सी पार्टी उन्होंने बना ली थी। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने की, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की क्या कर ली थी बेटा, योजना जो है वो बना ली थी, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो, लेकिन इन दुस्साहसी योजनाओं में वह असफल रहा था। ये योजनाएं तो उसने बना ली थी, लेकिन इन योजनाओं में वो क्या रहा था, असफल रहा था, ठीक है। बर्लिन पर भी वो विजय नहीं प्राप्त कर पाया और बवेरिया पर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखो इसके बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। ये 1923 की बात है। उस समय देश विद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। हिटलर पर उस समय देश विद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद ही जो है उसे क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया था, ठीक है। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने तक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया था। 1919 में तो उन्होंने जर्मन वर्क्स पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ ही सालों में उसने जो है नात्सी पार्टी बना ली थी। और 1930 तक जो है नात्सी और जो बाकी जो जनता थी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए थे, ठीक है, विश्वास में नहीं ले पाए थे। लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे। बताया था आपको मैंने 1924 से लेकर 28 तक के जो साल था वो स्थिरता वाले साल थे। 1929 के बाद में मंदी के साल शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो पूरी तरीके से गिर गया था, तो अमेरिका ने जर्मनी को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसके चलते जर्मनी जो है आर्थिक स्थिति से जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। तो उन्हीं सालों में नात्सीवादियों ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया, ठीक है। अब देखो, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। यह आपने देखा ही था, ठीक है, पहले कि किस तरह से जो है मंदी के जो साल थे 1929 के बाद में किस तरह से मंदी के साल थे कि लोग अपने गले में तख्ती लगाकर घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, ठीक है। इस तरह की जो तख्ती लगाकर घूम रहे थे, तो वो चीज़ हमें अच्छे से दर्शा रही थी वह किस तरह यहाँ बेरोजगारी का माहौल था और किस तरह जो है आर्थिक मंदी चारों ओर पसरी हुई थी। अब देखो, इसमें नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। मतलब इन्होंने जो पार्टी बनाई थी नात्सी, उसके जो प्रोपेगेंडा था, ठीक है, उसमें लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। लोग नात्सी ज्वाइन इसलिए कर रहे थे ताकि उनका जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाए, सुरक्षित हो जाए। इस वजह से लोग नात्सियों की तरफ क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। जो नात्सी पार्टी थी, जर्मन संसद आपको पहले भी मैंने बताई थी, ठीक है, राइक्सटॉग थी जर्मन संसद। जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है, राइक्सटॉग, ठीक है। जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है, राइक्सटॉग के नाम से जो है जाना जाता है। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ,
चुनाव हुए, चुनाव में नाज़ी पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो भी खड़े हुए। उनको जो वोट मिला वो 2.6% ही वोट मिले थे। ठीक है, 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। 1929 में इन्हें 2.6% वोट मिले। 1929 में देखो, 1930 तक तो ये फेमस नहीं थी, तो 1929 में जब वोट हुए तो इसे ओनली 2.6% वोट मिले। ठीक है, लेकिन 1932 में आते आते ये इतनी फेमस हो चुकी थी पार्टी कि इसे लगभग 37% वोट मिले। तो आप समझ सकते हो 2.6 से लेकर 37% तक वोट हो गए, तो ये जनता को अपनी ओर कितनी मतलब स्पीड में अपनी ओर आकर्षित कर पाए थे। ठीक है, जनता का जल्दी इन्होंने अपने ऊपर विश्वास कायम कर लिया था। अब देखो इसके बाद में हिटलर जबरदस्त वक्ता था। हिटलर की भाषण देने की जो क्षमता थी वो जबरदस्त थी, तुरंत लोगों को अपनी ओर जो है आकर्षित कर लेता था। ठीक है, तो वो एक जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। उसका जो जोश था और उसके जो शब्द थे वो इतने तगड़े होते थे, इतने जबरदस्त होते थे कि मतलब सामने जो सुनने वाला जो श्रोता होता था वो सिर्फ उसी के शब्दों से उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। ठीक है, अब वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि के में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। सभी ये चाह रहे थे, सभी जो है वर्साय की संधि को एक अपमानजनक संधि मान रहे थे। तो जब भी हिटलर जब भाषण देता था तो वो उसमें जो है एक बार बार जो है 2-4 मुद्दे उठाता था कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, वर्साय की जो संधि हुई है, ठीक है, अपमानजनक जो संधि हुई है उसका बदला उससे लेना चाहता है। दूसरी चीज, जर्मन समाज में खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी, आपको पता है पहले अपन ने देखा था मंदी के सालों में जर्मन समाज को सब तिरस्कार भरी नजरों से देखने लग गए थे, जर्मन समाज की इतनी बुरी हालत हो गए थे। ठीक है, तो दुनिया भर में जो है जर्मन समाज अब तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाने लगा था, तो जर्मन समाज की जो प्रतिष्ठा थी वो गुम हो गई थी। तो उस खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस करने का जो है वो जनता को आश्वासन देते थे। उनका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। हिटलर लोगों से ये वादा करता था कि वो बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करेगा। ठीक है, उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। जो मित्र राष्ट्र थे उनके ऊपर, जर्मन पर जो उन्होंने कर्जा थोप रखा था उसके खिलाफ भी वो बोलता था कि उनका जो प्रभाव है वो कम कर दिया जाएगा और जो विदेशों के जो मतलब साजिशें हैं उनका वो मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसा कौन कहता था? हिटलर कहता था। ठीक है, अब देखो हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी, राजनीति की एक नई शैली रची थी। अब देखो वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की थी। अब आप देख सकते हो चित्र 8 में न्यूरेमबर्ग में निकाली हुई एक रैली थी जो 1936 की है। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी। आप देख रहे हो बहुत बड़ी रैली है ये। ठीक है, तो इस तरह की जो रैलियां थी वो क्या की जाती थी, हर साल निकाली जाती थी। हर साल जो है इस तरह की रैली का वो आयोजन करता था। नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों में एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। मतलब नाज़ी सत्ता को जो है प्रदर्शित की जाती थी कि नाज़ियों की सत्ता में जो है अब इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है। आप देख रहे हो चित्र 8 में कितनी बड़ी रैली है, तो ये उसकी शक्ति का एक प्रदर्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उनके भाषण सुनते थे। अन्य जो संगठन बने हुए थे, अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे वो हिटलर के सामने परेड करते थे। ठीक है, और उनके प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेते थे और उनके भाषण भी जो है वो सुनते थे। चित्र 9 में भी आप देख सकते हो हिटलर द्वारा
MA व SA व SS कतारों के सामने भाषण। अब देखो, या लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। आप देख रहे हो जिस तरह से यहाँ पे जो परेड की जाती है उस तरह से सभी लाइन में लगे हुए हैं और एक लाइन में एक बिल्कुल फिक्स लाइन बनाई हुई है। तो इस तरह से नाज़ियों की जो भव्यता थी और नाज़ियों की जो सत्ता थी उसको दर्शाने का जो है प्रयास किया जाता था। इसके बाद आप देखेंगे स्वास्तिक छपे लाल झंडे। देख रहे हो आप चित्रों में स्वास्तिक जिन झंडों पर आप चित्र 8 में आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे लाल झंडे लगे हुए हैं ये, ठीक है। और इन लाल झंडों में जो चिन्ह बना हुआ है वो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। इन लाल झंडों में जो चित्र बना हुआ है वो स्वास्तिक का चित्र बना हुआ है। तो इस तरह के ये स्वास्तिक बने हुए लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। मतलब हिटलर जो था वो पूरे विश्व के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, ठीक है। उसने एक बहुत भीड़ जो है इकट्ठा कर ली थी, ठीक है। हर साल बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करता था। उन रैलियों के माध्यम से ही वो ये जताना चाह रहा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति जो है संगठित हो चुकी है, ठीक है। इस तरह के भाषण वो देता था कि जनता ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है हिटलर की ओर आकर्षित हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वह मतलब जो नौजवान थे उनको रोजगार देने की बात करता था, बेरोजगारों को रोजगार देता था और जो नौजवान थे उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की बात करता था। तो इस तरह के भाषणों से जनता उसकी ओर क्या होती थी, आकर्षित होती थी। और धीरे धीरे जो है हिटलर की जो शक्ति प्रदर्शन थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। अब देखो, नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। कन्फर्म सी बात थी। नाज़ी पार्टी के जो लोग थे, ठीक है, नाज़ी पार्टी के जो लोग थे वो हिटलर को इस तरह दर्शा रहे थे, वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो हिटलर है वो एक मसीहा है, वो एक भगवान का रूप है, ठीक है। वो एक रक्षक है, जनता की रक्षा करने के लिए उसने जो है अवतार लिया है, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया है। नाज़ी पार्टी के जो प्रचारक थे, ठीक है, तो वो अपने प्रचारों में हर जगह हर बार एक ही बात कहते थे कि हिटलर जो है एक मसीहा है और उसने हमारी पीड़ाओं को देखते हुए जो है धरती पर अवतार धारण किया है, जो कि एक हिटलर के रूप में आया है हमारी ये जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए, ठीक है। तो जनता का उसकी ओर आकर्षण बढ़ना वाजिब था। जनता हिटलर की ओर जो है आकर्षित होती जा रही थी। इस वजह से हिटलर जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है बहुत तेज गति से बढ़ा रहा था। एक ऐसे समाज को ये छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिनकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। एक ऐसे समाज को ये छवि बेहद आकर्षक दिखाई दे रही थी। कौन से समाज को? जो अपने गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और भीषण आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। आप भी देख रहे थे कि वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी लेकिन वो 239 दिन बाद ही समाप्त हो गई थी, ठीक है। तो उनकी राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही थी। दूसरी ओर आर्थिक संकट की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है खराब हो चुकी थी। आर्थिक मंदी के साल आपको पता है 1929 से लेकर 1932 तक का जो साल रहा था वो आर्थिक मंदी के साल रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका से मिल रही जो सहायता थी वो क्या हो चुकी थी, अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, ठीक है। अब देखो लोकतंत्र का ध्वंस। देखो ये तो आपने देख ही लिया कि किस तरह हिटलर ने जो है क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, किस तरह हिटलर ने अपने भाषणों से जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है, और किस तरह उसने देखते ही देखते जो है एक बहुत बड़ा अपना संगठन जो है तैयार कर लिया और उस संगठन को जो है नाम दिया नाज़ीवाद।
संगठन को कौन सा नाम दिया? नात्सीवाद संगठन को नाम दिया। और संगठन में शामिल होने वाले जो लोग थे उन लोगों को नात्सी कहा जाता था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया नात्सीवाद क्या था। ठीक है, हिटलर के द्वारा बनाए हुए जो संगठन था, उसी संगठन, वैसे उसने एक पार्टी बनाई थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और उसी पार्टी को नात्सी कहा जाता था। ठीक है, और उनके जो विचारों को मानने वाले या उस पार्टी को ज्वाइन करने वाले जो लोग थे उनको, या हिटलर के जो विचार थे उसको नात्सीवाद कहा जाता था, और जो पार्टी ज्वाइन करते थे उन लोगों को नात्सी कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो लोकतंत्र का ध्वंस देखेंगे अपन कि लोकतंत्र का किस तरह से जो है हिटलर ने ध्वंस किया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, ठीक है, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया था। ये भी ध्यान में रखना है बेटा आपको कि राष्ट्रपति हिंडनबर्ग जो थे उन्होंने हिटलर को चांसलर बनने का क्या दिया? न्योता दिया। चांसलर जानते हो? देखो राष्ट्रपति कौन थे? हिंडनबर्ग। ठीक है, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति कौन थे? हिंडनबर्ग थे। इन्होंने हिटलर को प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य करते हैं उसे चांसलर बोला जाता है। हिटलर को चांसलर बनने का न्योता दिया। ठीक है बेटा, हिटलर को किस चीज का मौका दिया? चांसलर बनने को कहा। अब इसके बाद देखो आप, ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। मंत्रिमंडल में ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। तब तक जो नात्सीवाद थे वो रूढ़िवादी जो थे, ठीक है, उनको भी अपने मतलब जो भाषण थे, अपने जो तरीके थे उनसे जो है वो जोड़ चुकी थी, उद्देश्यों को से जो है जोड़ चुकी थी। क्योंकि हिटलर के उद्देश्य आपको मैंने बता दिए थे कि जर्मन की जो वर्साय की संधि हुई, अपमानजनक की संधि, ठीक है, तो उसका बदला लेना, जर्मन पर विदेशी जो प्रभाव था उसको कम करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, ठीक है, ये सारे जो उद्देश्य थे वो किसके थे? हिटलर के थे। और उन उद्देश्यों से अब रूढ़िवादियों को भी जोड़ चुके थे। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही चांसलर वो बने, ठीक है, जैसे ही 1933 में जब वो चांसलर बने तो उन्होंने जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी और जो संरचना थी उसको भंग करना शुरू कर दिया था। क्योंकि हिटलर अब कौन सा शासन स्थापित करना चाहता था? तानाशाही शासन स्थापित करना चाहता था। वो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी उसे पूर्ण रूप से जो है समाप्त करना चाहता था। ठीक है, तो देखो इसमें फरवरी माह में जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड ने उसका रास्ता और आसान हो गया। अब देखो फरवरी में जर्मन संसद भवन में एक रहस्यमय अग्निकांड हुआ, उससे उसका रास्ता जो है साफ हो गया। अब देखो इसमें जर्मन संसद में मतलब ये समाप्त किसको करना चाहता था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये समाप्त करना चाहता था। ठीक है, तो एक क्या हुआ, जर्मनी की जो संसद थी राइक्सटाग में जो है क्या हुआ, एक बार अचानक से ही जो है अग्निकांड हो गया, वहां पर जो है आग लग गई थी। उस आग लगने के बाद में जो है हिटलर का रास्ता क्या हो गया? आसान हो गया था। ठीक है, 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश
फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। आपको बताया था अनुच्छेद 48, ठीक है। अनुच्छेद 48 में राष्ट्रपति नागरिक अधिकारों का भी हनन कर सकता था। तो इस वजह से जैसे ही जो अग्नि अध्यादेश जारी किया गया, अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति शासन कर सकता था। अब बताया था आपको अनुच्छेद 48 मैंने, ठीक है। तो उस अनुच्छेद 48 के तहत अब क्या हुआ कि लोगों की जो अभिव्यक्ति थी, प्रेस व सभा करने की आज़ादी थी, जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। मतलब नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया कि अब वो जो प्रेस मतलब मीडिया का सहारा नहीं ले सकते थे, ठीक है, और अब अपनी अभिव्यक्ति जो है प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। तो इस आज़ादी, प्रेस व सभा करने की जो आज़ादी थी, ठीक है, वो सब नहीं कर सकते थे। तो ये जो इनकी जो नागरिक अधिकार थे वो अब जो है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल का मतलब समय फिक्स नहीं किया उन्होंने, ठीक है, कितने भी समय तक जो है ये अधिकार क्या रहेंगे, अब निलंबित रहेंगे। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वाइमर गणराज्य का जो संविधान बना हुआ था उनमें इन अधिकारों को एक महत्वपूर्ण स्थान जो है प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। अब जब ये अधिकार नागरिकों से छीन लिए गए तो हिटलर ने जो है कट्टर जो शत्रु थे कम्युनिस्ट क्या चाहते थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। कम्युनिस्ट क्या चाहते थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कम्युनिस्टों पर निशाना साधा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हिटलर ने कम्युनिस्टों पर निशाना साधा ताकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या की जा सके? भंग की जा सके, समाप्त की जा सके। तो देखो, हाँ, ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंपों में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। किनको? कम्युनिस्टों को, ठीक है। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। मतलब 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की जो बची कुची 6,808 फाइलें थी उनमें से लगभग 1,440 किसकी थी? कम्युनिस्टों की थी। मतलब कम्युनिस्टों पर आरोप लगाए जाते थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाता था और उनका दमन किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं अब क्या होने लगी थी? रोजाना जो है इस तरह की घटनाएं हो रही थी। अब इसके बाद देखो, नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 52 किस्म के लोग, 52 लोग नहीं, 52 किस्म के लोगों को अपना जो है निशाना बनाया था। आप समझ सकते हो कि किस तरह से उन्होंने जो है नरसंहार शुरू कर दिया था। 6,808 फाइलों में से 1,440 फाइलें किसकी थी? कम्युनिस्टों की थी। मतलब इतने केस किसके ऊपर लगे हुए थे? 5 लाख की आबादी में से इतने केस किसके ऊपर लगे हुए थे? कम्युनिस्टों पर। तो कम्युनिस्टों का दमन तो उन्होंने शुरू कर दिया था। कम्युनिस्टों के साथ में ही उन्होंने 52 किस्म के लोगों पर, 52 किस्म की प्रजातियों के लोगों पर जो है क्या निशाना उन्होंने जो है साधा था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। 3 मार्च 1933 को, ठीक है। देखो, तीन मार्च 1933 को एक जो है विशेषाधिकार अधिनियम लगाया गया, इनेबलिंग एक्ट। एक्ट पारित हुआ। अब देखो, इस एक्ट में क्या था?
इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट का मतलब ही क्या था, जर्मन में तानाशाही स्थापित हो चुकी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, कम्युनिस्टों को जहां पे समाप्त कर दिया वहीं पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या हो गई थी बेटा, समाप्त हो गई थी। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, मतलब अब कौन सी व्यवस्था, देखो शासन व्यवस्था दो ही प्रकार की होती है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, एक तानाशाही शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इनेबलिंग एक्ट में क्या था कि जर्मनी में तानाशाही मतलब इसमें बाकायदा लिख दिया था कि जर्मनी में अब क्या स्थापित हो चुकी है, तानाशाही स्थापित। ठीक है, इस एक्ट में ऐसा था कि जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो चुकी है, ऐसा एक्ट पारित किया गया। इसके बाद देखो, इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। इस कानून में हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने, हाशिए का मतलब एक तरफ करने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। मतलब राष्ट्रपति अब जो है शासन चलाएगा वो अध्यादेशों के माध्यम से चलाएगा, संसद की वापस जो है चुनाव नहीं होंगे, वापस संसद जो है नहीं बनेगी। ऐसा किसने, मतलब निरंकुश अधिकार किसको दिया, राष्ट्रपति को दिया। किसने दिया, हिटलर ने दिया। अब देखो, नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा भी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा मतलब किसको जोड़कर, एक तो नाज़ी पार्टी को छोड़कर और एक उससे जुड़े हुए जो संगठन थे उनको छोड़कर अन्य जितने भी सभी राजनीतिक जो पार्टियां थी और जो ट्रेड यूनियन थी उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। सिर्फ पाबंदियां किसके ऊपर लगेगी, नाज़ियों पर, और जो नाज़ियों से जुड़े हुए जो संगठन थे वो तो स्वतंत्र थे, उनके अलावा जितने भी जो राजनीतिक संगठन थे सबके ऊपर क्या लगा दी गई थी, अब पाबंदियां जो है वो लगा दी गई थी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब यहाँ जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी, जर्मनी की जो मीडिया थी, जर्मनी की जो सेना थी, जर्मनी का जो न्यायपालिका थी, उसके ऊपर पूरी तरीके से राज्य का नियंत्रण जो है स्थापित हो गया था। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही की स्थापना कर दी थी। क्यों? क्योंकि पहले वो जो है उसने अपनी पार्टी बनाई, फिर इसके बाद उसने जो है बर्लिन पर अधिकार करने की सोची, लेकिन उसमें वो असफल रहा। लेकिन धीरे धीरे वो अपने भाषणों के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया उसने, और अपनी एक बहुत बड़ा जो है संगठन बना लिया। संगठन बना के उसने अब जो है शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसके चलते जर्मनी के राष्ट्रपति ने 30 जनवरी 1933 को, राष्ट्रपति कौन थे, हिंडनबर्ग थे, उन्होंने जो है उनको चांसलर बनाया। चांसलर बनाने के बाद वो सत्ता में आ चुके थे, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया वो क्या किया, जो कम्युनिस्ट थे कम्युनिस्टों का सफाया करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्टों का सफाया उन्होंने इस वजह से किया ताकि जो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी वो क्या हो सके थी, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई तो उन्होंने 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पारित किया। उसमें यह था कि जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित हो चुकी है। उसमें यह भी था कि नाज़ी और उससे जुड़े हुए संगठनों को ही सिर्फ क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। बाकी अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अन्य जो संगठन हैं, उन सभी के ऊपर अब क्या लगा दी गई थी, पाबंदियां लगा दी गई थी। अब बेटा आगे अपन जो है हिटलर की तानाशाही के बारे में जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।